नमस्कार, मैं हूं रेहान हुसैन और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़। बात अगर बॉलीवुड की होती है तो यहाँ पर कई कलाकार ऐसे हैं जो शोहरत की बुलंदी पर होते हैं और लगातार वो जो है कभी किसी न्यूज़ चैनल पर या अखबारों के ज़रिए सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चुपचाप काम करने में भरोसा करते हैं और वो सिर्फ काम किए जाते हैं। ऐसी एक एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है हरप्रीत कौर। कई सालों से वो यूं ही चुपचाप अपने काम को अंजाम दे रही हैं और लोगों का मनोरंजन कर रही हैं, खासकर आजकल के जो नए प्लेटफॉर्म आए हैं उस पर। हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत जी। कैसे इनके आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं जिसके ज़रिए वो अपने एक्टिंग का हुनर जो है लोगों को दिखाएंगी और लोगों का मनोरंजन करेंगी। हरप्रीत जी, स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू सो मच। आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं रिसेंटली में जो आपने शूट किया है उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए कि आपको कौन-कौन से प्रोजेक्ट में दर्शक देख पाएँगे? मेरा जो अभी तैयार है रिलीज़ हुए हैं जस्ट एक रॉकेट रील के लिए मैंने राहुल देव जी के साथ काम किया है। तो मेरा वो अच्छा प्रोजेक्ट है करण प्रोडक्शंस है, राजदान प्रोडक्शन से किया मैंने। और उसके बाद मेरी 3 वर्टिकल सीरीज़ आई हैं राजस्थानी में, तो वो भी काफ़ी अच्छी 2 रिलीज़ हो गई हैं, 1 अभी रिलीज़ के लिए तैयार है। तो चैलेंजिंग था मेरे लिए कि एक में दादी बनना जो अभी आपकी एज ना हो, और एक में मदर हूँ, और एक में मैं अल्ज़ाइमर की पेशेंट हूँ, तो उसमें मेरी डेथ हो जाती है, तो वो सब दिखाया है। और अभी रिसेंटली जो शूट करके आए हैं हम लोग, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज़ बन रही है वर्टिकल, एंड मनमीत जी काफ़ी फेमस हैं डायरेक्टर, वो हैं। और उसमें मैंने साउथ इंडियन कैरेक्टर किया है, मदर का रोल किया है। अगर फ़िल्मों या फिर टीवी सीरीज़ की बात करें या शोज़ की बात करें तो फ़िल्मों और टीवी शोज़ के लिहाज से रिसेंट में कौन-सा प्रोजेक्ट आपने पूरा किया? जैसा आपने अभी बातचीत में कहा कि आपने रामायण में कुछ शूट किए हैं और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके बारे में बताइए? रामायण में शूट किया, कॉकटेल 2 में एक गाने का शूट है हमारा, एंड अभी जो रिसेंटली किया है वो मैंने मन अति सुंदर, उसमें मैं डॉक्टर के कैरेक्टर में हूँ। और झल्ली मेरा रिलीज़ हो चुका है, मन अति सुंदर भी रिलीज़ हो चुका है, उसके एपिसोड्स हैं यूट्यूब पे सारे। और अभी रिसेंटली तो एक यूट्यूब की शॉर्ट स्टोरी रील्स मतलब शूट करके आए हैं कल हम लोग। रामायण की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े स्तर पर ये फ़िल्म बनाई जा रही है। पहला लुक जो है रिलीज़ हो चुका है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हालाँकि कॉस्ट्यूम को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि जो पहले टीवी पर रामानंद सागर की रामायण आई थी, हुँ, उसके कॉस्ट्यूम और जो पहला लुक जारी हुआ उसमें उसके कॉस्ट्यूम का कंपैरिज़न किया गया। हालाँकि वो नहीं होना चाहिए हुँ, हुँ। क्योंकि ज़माने के हिसाब से चीज़ें बदलती भी रहती हैं। तो आपका क्या इस पे रिएक्शन है? कैसे देखती हैं आप? जैसे टाइम चेंज होता है वैसे चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो हमारे टाइम में जो रामायण आई थी तो उस हिसाब से वो बहुत एक्सक्लूसिव थी, और आजकल के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, एक्टर्स भी चेंज हैं, उनके लुक्स भी चेंज हैं, बट जो भी चेंज है वो बहुत अच्छा है। तो हमने मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत बड़ा सेट था, और ह्यूज डांसर्स थे, एंड मतलब बहुत बड़ा-बड़ा सब कुछ, एक मंदिर था शिव जी का, तो उसको बहुत सुंदर डेकोरेट किया गया था, स्मोक था सारी तरफ। जब हम गए तो श्यामक डावर डांस अपना कोरियोग्राफी कर रहे थे, मर्जी थे वहाँ पे। और जब फर्स्ट टाइम मेरे सामने रवि दुबे एंड रणबीर कपूर आए तो एक मतलब सबकी हूटिंग थी, मतलब कि इतनी अच्छी एंट्री उनकी, और बहुत गुड लुकिंग। रणबीर तो बहुत ही गुड लुकिंग, तो सबको वो कॉस्ट्यूम जच रहे थे। एंड साईं पल्लवी में बहुत स्पिरिचुअल उसका लुक था। तो हम लोग उनको निहार रहे थे देख के, मतलब उनके साथ हमने पूजा करनी है, उनके फ्रेम में हम लोग हैं। तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत मतलब एक बेस्ट एक्सपीरियंस कह लीजिए कि हमारे सामने इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, और उनके साथ हम पूजा कर रहे हैं, तो एक मेरे लिए ये बहुत लाइफ टाइम कैसे मोमेंट था। याद करेंगी उस लम्हे को कि रणबीर कपूर रामायण की शूटिंग कर रहे हैं और आप उस उस सीक्वेंस के हिस्से में हैं। जब और किसी फ़िल्म की शूटिंग होती है तो रणबीर कपूर का लहज़ा और उनका ऑरा दूसरा होता है क्योंकि वो कमर्शियल रहती है और ख़ासकर रामायण और महाभारत की जब बात होती है तो चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। तो क्या चीज़ इसमें सबसे अच्छी आपको लगी रामायण की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर? सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने आते ही सबको सेट पे हेलो हाय किया। रवि दुबे ने भी बहुत अच्छे से किया, और मैंने रवि को सरगुन के लिए भी बात करी थी कि बहुत ही नॉटी हैं वो, सेट तो बोला वो घर पे भी ऐसी रहती हैं, बड़ी मस्त रहती हैं वो। एंड जब मैं शूट के लिए जा रही थी, आपको एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो मेरी जो डॉटर है, मतलब हम तो फ़ैन हैं ही हैं, बच्चे भी आजकल उनके फ़ैन हैं ही हैं।
तो उसका बर्थडे था उस मंथ में, तो बोली मम्मा आप जाओगे तो मेरे लिए एक बर्थडे नोट लेकर आना है रणवीर से। तो मैंने कहा बेटा वहाँ इतना मतलब कैसे होगा देखेंगे। तो मतलब बच्चों के लिए भी ये था कि हमारी मॉम जा रही है वहाँ पे, तो हमें एक बर्थडे मैसेज उनसे मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, बट मैंने जब रणवीर से बात करी तो उन्होंने बोला कि शूट के बाद आप आइए तो मैं आपको डेफ़िनेटली हम बात करेंगे। तो जो हमारा 4 दिन का शूट चला, उसका पैकअप हुआ, तो उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत बॉडीगार्ड्स एंड पेप्स थे वहाँ पे, सब था। बट उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने मेरी उनसे बात करवाई और रणबीर ने बहुत अच्छे से मेरा मोबाइल लिया एंड मेरी बेटी को वीडियो मैसेज किया और बहुत अच्छे से बर्थडे विश किया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था कि उन्होंने एज़ ए फ़ैन मोमेंट था मेरा कि उन्होंने उस चीज़ को एप्रिशिएट किया। आज के दौर में आप कैसे देखती हैं रामायण को, खासकर जब जेन जी का नया जनरेशन सामने है और पॉलिटिकल लिहाज से अगर हम देखें तो वहाँ भी माहौल काफ़ी बदला हुआ है। तो जब बात रामायण की हम करते हैं और पुराने रामायण से उनकी तुलना होती है, खासकर वो कलाकार जिन्होंने पुराने रामायण में काम किया, अरुण गोविल की बात करें या दीपिका जी की बात करें या फिर सुनील लहरी जी की बात करें जिन्होंने लक्ष्मण का किरदार निभाया था। तो जब रणबीर कपूर का लुक आया पहला सामने तो कंपैरिजन भी होने लगा कि कौन से राम अच्छे हैं, कौन से लक्ष्मण अच्छे हैं, कौन सी सीता अच्छी थी। तो आप कैसे देखती हैं ये जो तुलना होती है और आपने काम किया साक्षात, आप उस सीक्वेंस का हिस्सा भी रही हैं, तो कैसे देखती हैं? मैंने दीपिका जी के साथ भी काम किया और देखिए जो पहले रामायण थी नो डाउट उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन रामायण हर सीज़न में बनी है, हर साल नया बनता है, लेकिन उसका क्रेज़ एज़ इट इज़ वैसा ही है, बच्चों में भी, हमारे से बड़ों में भी। तो वो क्रेज़ कभी ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि हर बार लगता है कि इस बार क्या डिफरेंट आने वाला है, इस बार कौन कैसा दिखेगा। तो वही क्रेज़ मेरे ख़्याल से रामायण मूवी के लिए भी है कि सनी देओल जी कैसे दिखेंगे हनुमान जी बन के, है ना? और सबके लिए एक वो सरप्राइज़ है और हमें तो साक्षात सामने से देखने को मिला तो मुझे एक बड़ा मतलब स्पिरिचुअल वाइब आई थी। अ, कुछ भी सेट पे ऐसा नहीं था कि जो लगे कि मज़ाक चल रहा है, बहुत सीरियसली सबने किया और बहुत ग्रेसफुल डांस है और श्रेया घोषाल का गाना है, तो बहुत सुंदर गाना है वो। कि अगर फ़िल्मी करियर की हम बात करें तो शुरुआत की बात अगर हम करते हैं तो शुरुआत आपसे कहाँ से हुई? कैसे हुई? कैसे आपको इस फ़ील्ड में आना हुआ? मुंबई कब आईं? उसके बारे में थोड़ा-सा। हम लोग दिल्ली से रहने वाले हैं और दिल्ली में ही हमारा घर है, तो कभी सोचा नहीं था कि अपना घर छोड़ के हम लोग मुंबई आएँगे। मुंबई हमेशा घूमने के हिसाब से आते थे। बट कोविड के टाइम हस्बैंड की जॉब लग गई, हिंदुस्तान लीवर में ही जॉब थी बट उन्होंने फिर ऑफ़िस चेंज किया था इनका कि आपको मुंबई आना पड़ेगा मेन ऑफ़िस में। तो ये डिसाइड हुआ कि कोविड के बाद जब भी ऑफ़िस खुलेगा तो हम लोग मुंबई जाएँगे। तो मुंबई जाएँगे तो मेरी एक शर्त थी कि जहाँ भी रहेंगे बीच की साइड हमारा घर होना चाहिए। मुझे कहीं दूर-दराज नहीं रहना है। तो ये शर्त इन्होंने मानी और जब घर ढूँढने निकले तो हमें लकीली राज क्लासिक का फर्स्ट ऑप्शन आया तो हमें ये देखते ही पसंद आ गया था। और तब सोचा नहीं था कि मैं कुछ करूँगी फ़ील्ड में, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे दिल्ली साइड के तो उन्होंने बोला कि तेरी डेस्टिनी बुला रही है, तुझे हुँ। बॉम्बे जाना है और तुझे कुछ करना है। तो पता नहीं उनका बिलीव था या क्या था, यहाँ आके मैं ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ तो मेरी क्लासेस नहीं चली यहाँ आके। तो भगवान जो करता है शायद अच्छे के लिए करता है। अगर चल जाती क्लासेस तो मैं इस फ़ील्ड में नहीं आती। तो फिर मैंने अपने सोसाइटी फ्रेंड्स अमर उपाध्याय हैं, गोविंद धनोआ हैं, तो उनसे बात-वात करी। जब उनसे बात करी तो पता चला कि हमारे पड़ोस में तो कास्टिंग एजेंसीज़ हैं सारी, आराम नगर में मुकेश हावड़ा जी हैं, सब हैं। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझे एबीसी भी नहीं पता था इंडस्ट्री का, लेकिन उनसे मिलना हुआ कास्टिंग वालों से, उनसे ही सीखा कि कैसे प्रोफ़ाइल भेजते हैं, कैसे पिक्चर्स भेजते हैं, तो मैंने एबीसी से स्टार्ट किया सब। फिर धीरे-धीरे जब आप फ़ील्ड में आते हो तो आपको पता चलता है कि क्या गलतियाँ आप कर रहे थे और क्या आपने सुधारना है अपने आप को। तो फिर ये इंडस्ट्री सब सिखा देती है, तो उससे फिर शुरुआत हो गई मेरी जर्नी की। शुरू में मैंने वन डे, टू डे किए फॉर एक्सपीरियंस, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं कैमरे के सामने खड़ी हूँ। बट फिर समझ आया कि वन डे, टू डे सब ऊपर उठना है धीरे-धीरे, तो वो मैंने क्रॉस किया और अब मैं मेन लीड में कर रही हूँ काम। तो मैंने दीपिका चिखलिया जी जो सीता जी थी हमारे टाइम की, उनके साथ काम किया। महेश ठाकुर एंड सागर जी के साथ टीवी शोज़ किए हैं और गिरीश थापड़ जी उनके कॉन्टैक्ट में हूँ मैं, तो उनके साथ भी काम किया एंड अभी राहुल देव जी के साथ किया है और चाहत पांडे के साथ मैंने हसरतें ओटीटी का है। एक स्टोरी मेरी ही है फैमिली की। अभी तो सीज़न 3 आ रहा है। हाँ, सीज़न 3 में मेरी एक स्टोरी है नया किराएदार।
तो उसमें मैं चाहत पांडे की मदर इन लॉ बनी हूँ। तो वो बहुत अच्छी स्टोरी निकल के आई है। ये वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज़ हैं जिसमें कुछ ना कुछ मैसेज रहता है और चाहत पांडे के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो ऑफ कैमरा भी बहुत सुंदर है और ऑन कैमरा भी बहुत स्वीट हैं। और अभी जो लेटेस्ट किया है इसमें महाभारत में जो दुशासन बने थे उनके साथ मेरा शूट था, जो मैं बता रही हूँ यूट्यूब के लिए शॉर्ट स्टोरीज़ किए हैं। तो विनोद कपूर जी के साथ अभी शूट करके आए हैं हम लोग। अगर हम बात करें स्ट्रगल पीरियड की, कहते हैं कि मुंबई जो है बाहरी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर, खासकर ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना। तो संघर्ष के दिनों की अगर हम बात करें कि जब आप जा रही थी कास्टिंग एजेंसीज हुँ। के दरवाजे पर, तो क्या कुछ मिल रहा था, कैसा रिस्पांस मिल रहा था, कितना स्ट्रगल आप वहाँ पे? जब हम घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ हमारे लिए तैयार होगा और सब मुझे कहते थे कि अरे तुम तो कर लोगी कुछ ना कुछ, तुम्हारा तो हो जाएगा फटाफट। तुम में कॉन्फिडेंस है, गुड लुक हो, मतलब गुड लुकिंग हो, ऐसे सब। लेकिन वहाँ जाके सारे आपके ख्वाब टूट जाते हैं क्योंकि कोई आपको इतना ट्रीट नहीं करता है, बहुत पैम्पर नहीं करता है। वो कहते हैं बॉम्बे में तो बहुत लोग आते हैं, इतने स्ट्रगलर्स भरे हुए हैं, आप भी उनमें से एक हो। अब आपको अपनी जगह खुद बनानी है। तो आपको चूज़ करना है कि आप किस प्रोजेक्ट में कैसे जाते हो। तो मेरा ये था कि मुझे अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं, अच्छे लोगों के साथ करने हैं। चाहे 1 डे मिले, 2 डे मिले, चाहे कैमियो मिले, बट कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और पहले था कि पॉज़िटिव करेंगे, बट अब लगता है कि नेगेटिव भी करना चाहिए और मैंने किए भी हैं नेगेटिव। तो उसमें भी बहुत कुछ दिखाने को मिलता है। 1 साल तो मुझे कुछ काम नहीं मिला था। मैं प्रोफ़ाइल अपना अपडेट करती रहती थी, ऑडिशंस बनाते थे। जैसे ही किसी कास्टिंग वाले का फ़ोन आता था, मैम टीचर का चाहिए, डॉक्टर का, तो उसी टाइम बनाने बैठ जाते थे। फिर धीरे-धीरे समझ आया कि हमें अपना स्टॉक में बना के रखना चाहिए, वकील का हो, डॉक्टर का हो, मदर इन लॉ का हो, कुछ भी कैरेक्टर हो। फिर जैसे-जैसे हमें कई बार स्क्रिप्ट मिलती है तो हमारे ऑडिशंस तैयार होने शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या मिस्टेक रहती है, कैसे होता है, वो भी सीखा मैंने। अपने एक्टर फ्रेंड से पता चलता है कि मेरी अकेले की जर्नी नहीं है, वो भी इसी दौर से ही निकल रहे हैं। तो फिर एक हिम्मत बनती है कि अकेले मैं ही नहीं हूँ, उनके साथ भी वही हुआ है जो मेरे साथ बीत रहा है। तो ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट ये है कि हाँ, स्ट्रगल तो करना पड़ता है शुरू में। कभी किसी मोड़ पे लगा आपको कि ये जिस फील्ड में मैं संघर्ष कर रही हूँ, या फिर निराशा हुई कि काम नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ पे आ गई हूँ, जो मैं कर रही थी वहीं बेटर थी? तो जैसे आजकल तमाम जो एक्ट्रेसेस हैं अपने संघर्ष को याद करती हैं और बताती हैं, एक से एक खुलासे भी करती हैं, खासकर एक शब्द नया कास्टिंग काउच का भी होता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो ऐसा कुछ आपने देखा क्या, या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले, कास्टिंग वालों का बहुत साथ मिला। एक का नाम मैं स्पेशली लेना चाहूँगी, अविनाश कास्टिंग, उनका जो एक ध्रुव करके था, उसने मुझ पे बहुत विश्वास रखा और विश्वास इसलिए रखा कि मैम मैं जब भी आपको ऑडिशन के लिए कहता हूँ, आप उसी टाइम भेजते हो। मैं आपको रात को 2 बजे भी कहता हूँ, तो आप भेजते हो और मुझे लगता था कि भेजना चाहिए। इस मामले में हम हार्ड वर्किंग हैं कि जिस काम को पकड़ा है वो करके दें टाइमली। तो इस चीज़ की उसने बड़ी मेरी एप्रिसिएशन किया इस चीज़ के लिए और उसी ने मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट दिलवाया, आंगन अपनों का फॉर सोनी सब टीवी। उनको एक्सपीरियंस एक्टर चाहिए था क्योंकि बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे टीवी के उनके सामने, बट उसने वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा-सा झूठ बोला कि हाँ, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, कर लेंगी। कह रहा मैम मुझे विश्वास है आप कर ही लोगे। तो उसका वो झूठ बोलना मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ और मुझे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला उससे ही मुझे बाकी प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए। तो मैं ध्रुव का स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अच्छा, अगर इंडस्ट्री की एक कोई नेगेटिव चीज़ और एक पॉजिटिव चीज़ की अगर हम बात करें, तो आपके लिहाज से वो क्या होगी? क्या एक नेगेटिव चीज़ है बाहरी लोगों के लिए खासकर, और क्या पॉजिटिव चीज़? नेगेटिव तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ, यहाँ जो बच्चे हैं उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जो छोटी एज में यहाँ पे आ गए हैं अपने पेरेंट्स को दूर छोड़ के, तो उनके लिए स्ट्रगल है। बट मेरे लिए थैंकफुली ये था मेरा परिवार है यहाँ पे, तो मुझे उस वाला स्ट्रगल नहीं देखना पड़ा कि मुझे रेंट भरना है या मुझे ऐसे करना है या मैं कोई भी रोल ले लूँ या कैसा भी मतलब बैकग्राउंड में खड़ी हो जाऊँ, ऐसा मुझे नहीं करना पड़ा। तो मेरी कुछ अपनी टर्म्स कंडीशंस थी कि मुझे ऐसा रोल करना है और नहीं करना तो मैं मना कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ये थोड़ा फ्रीडम था और पॉज़िटिव ये है कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो और मेहनत से काम करो तो आपके लिए इंडस्ट्री ओपन आर्म्स से खड़ी है। आप करने वाले बनो, वो द काम देने के लिए तैयार है। आपके इतने सालों का काम है, आपने जो सोचा था, क्या आप वहाँ तक पहुँच पाईं, या जो काम का लेवल था,
वो आपका सपना पूरा हुआ कि जो मैं अचीव करना चाहती थी मैं पूरा कर लिया, या अभी भी बाकी है? नहीं, अभी बाकी है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है हमारी। पहले मेरा लगता था कि मैं बस थोड़ा खड़ी हो जाऊँ कैमरे के सामने वही बहुत है। फिर जब हमने शुरुआत करी 1 डे, 2 डे उस लेवल को क्रॉस कर लिया, फिर धीरे-धीरे मुझे प्राइमरी रोल मिलने शुरू हो गए, तो लगता है कि अपना है ना, इतना डिज़र्व करते हैं हम लोग और हम कर पा रहे हैं तो और अच्छा भी कर सकते हैं। मेरा प्लस पॉइंट ये है जो सब तारीफ़ करते हैं सेट पे कि हम डायलॉग याद करके सेट पे जाते हैं। जो नए बच्चे कई बार इतनी नहीं कर पाते, तो उनको मुझे मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स कि अरे मैम आप तो डायलॉग अपना आपका तो सेट रहता है, सब याद है। तो डायलॉग याद होना सेट पे और उस पे फिर कॉन्फिडेंस आता है जब आपको याद रहता है। आजकल तो की फ़िल्मों की अगर बात करें मैम, जिस तरह से फ़िल्में आजकल आ रही हैं, ख़ासकर वायलेंस से रिलेटेड, जैसे पिछले 2 सालों पहले जो है एनिमल आई थी, हुँ, हुँ। और उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई थी कि इस तरह की फ़िल्में नहीं आनी चाहिए क्योंकि स्क्रीन पर ज़्यादा खून-खराबा दिखाना। लेकिन अब एक फ़ैशन सा हो गया है, इस तरह की फ़िल्में आ रही हैं। अगर हम उसके बाद अब बात करें कि कोरोना के दौरान बॉलीवुड का जो फेलियर था, वो कंटिन्यू था, लेकिन अब धुरंधर 1 और 2 जब आई है तो बॉलीवुड के लिए एक बूट्स सा साबित हुआ है कि इस तरह की फ़िल्में हम बना सकते हैं, हुँ, हुँ। बतौर साउथ के अपेक्षा, क्योंकि साउथ में अक्सर अच्छी-अच्छी फ़िल्में रिलीज़ हो रही थी। तो इस कंपैरिज़न को देखते हैं तो कैसे देखते हैं आप बॉलीवुड को? धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 की सक्सेस, और अब भूत बंगला भी आई, कहीं न कहीं वो भी सक्सेस कही जा रही है, लेकिन अभी मिक्स रिव्यूज़। मिक्स रिव्यूज़ हैं, तो क्या सोचती हैं? वही बात है कि एक दौर चलना शुरू हो जाता है। कई बार रोमांटिक मूवीज़ चल रही हैं तो उसी की दौर शुरू हो जाता है। तो ये डिमांड तो पब्लिक की रहती है मेरे ख़्याल से। जिस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं सारे उसी में ही शुरू हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा-सा वॉयलेंस वाली तरफ एप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, उनको अच्छा लग रहा है और धुरंधर में ये प्लस पॉइंट था कि वो रियलिटी पे बेस्ड थी, तो उसमें कोई ऐसा झूठ नहीं था। तो इसलिए लोगों ने उसको अपने साथ रिलेट किया और इसीलिए उसका मेरे ख़्याल से सक्सेस हुई है मूवी और बहुत अच्छे से उसको पिक्चराइज़ किया गया है। तो ये डिपेंड करता है कि कब कौन-सा दौर चलना शुरू हो जाता है। तो मूवीज़ के लिए थोड़ा-सा डाउनफॉल गया है कोविड के बाद क्योंकि आपको घर बैठ के ही स्मार्ट टीवी सबके पास हैं, तो उसमें बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न पे सब आ जाता है। तो उस वजह से वो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आज भी ऑडियंस जाती है, अच्छी पिक्चर आती है, तो नो डाउट। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जब से आया, ख़ासकर कोरोना के बाद से, तब से चीज़ें ज़्यादा लोगों को काम भी मिल रहा हुँ, है, हुँ, हुँ। और जो वैरायटी है काम का वो भी जो है काफ़ी कुछ आया है कि ये काम करने का जो दायरा है वो बढ़ रहा है लोगों का। तो चलते-चलते क्या एक मैसेज देंगी, ख़ासकर आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आजकल काम कर रही हैं, जो यूथ के हाथ में ज़्यादा है, क्योंकि सबके हाथ में आजकल मोबाइल हुँ, हैं, हुँ। चाहे वो वर्टिकल वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, तो क्या मैसेज देंगे दर्शकों को? अम, दर्शकों को मैसेज क्या देंगे? किस हिसाब से आप पूछ रहे हैं मतलब जिस समझ तरह नहीं से आया? ट्रेंड बढ़ रहा है हाँ, हाँ। आजकल मोबाइल का, बच्चों के बीच में कुछ ये हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा मोबाइल हुँ, प्रेमी होते जा रहे हैं, अपनी स्टडी पर नहीं दे रहे हैं, फिजिकल वर्क पे ध्यान नहीं दे हुँ। रहे हैं। इस वजह से वो ज़्यादा ग्रसित से होते जाते हैं, खासकर मानसिक तरह से। तो इस तरह से अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगी? अवेयरनेस के लिए तो ऐसा है कि आजकल स्कूल के टीचर्स ही सब काम मोबाइल पे दे रहे हैं या लैपटॉप पे है, तो उससे आप नहीं बच सकते हैं। बट हाँ, उसमें कुछ टाइमिंग्स आप फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम के बाद हम छोड़ देंगे लैपटॉप और मोबाइल और शायद इसी वजह से वर्टिकल सीरीज़ शुरू हो गई हैं क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल हैं। तो ये बहुत कन्वीनिएंट है उनके लिए कि मोबाइल में सब कुछ होगा तो आराम से देख सकते हैं। बाकी ये तो अपनी-अपनी पर्सनल समझ है कि कौन कैसे लेता है। टेक्नोलॉजी वही है, अच्छी तरफ ले जाएँगे तो आपको अच्छा ही रखेगी और बुरी तरफ ले जाएँगे तो उसका कोई वो नहीं है। तो ये पर्सनली डिपेंड करता है कि कौन उसको कैसे लेता है। इसी तरह साइंस के बारे में पहले कहा हुँ, जाता था हुँ, कि हुँ। साइंस 2 वरदान भी है ढाई और हाँ, अभिशाप तलवार भी है। है। तो ये सब चीज़ें तो होती हाँ, ये रहती हैं, पर्सनल लेकिन डिपेंड करता है। अपने अमल पर निर्भर हुँ, करता है। तो हुँ, ये हुँ। थी हरप्रीत जी जो हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।